दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज, मातेश्वरी हिंदी का छोटा सा जिज्ञासु विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आज की इस शानदार सी और बेहतरीन सी कक्षा के लिए। आज हम कड़वक अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। किसने लिखा है जी ये कड़वक? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम की पीर के कवि कहलाते हैं, प्रेमाख्यानक कवि कहलाते हैं, सूफी कवि कहलाते हैं, जो कि भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। हम काफी कुछ सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर से। बहुत बढ़िया। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं कि जैसे एक क्लास तो शायद आप लोगों ने डेमो वाली वो देख ली होगी, तो वो वाली तो देख ली। उससे पहले से कौन मुझे पहचानता था कि हाँ भाई ये भी एक मास्टर है? पहचानते हो तुम लोग मुझे? वैसे एप्लीकेशन में कहूं तो ये पहली ही क्लास है। एक तो वो यूट्यूब पर हुई थी, वो एप्लीकेशन पर भी अपलोड हो गई थी। एक पोल करवा लूं मैं, कितने बच्चे मुझे पहचानते हैं? भाई कितने बच्चे पहचानते हैं मुझे? बताना। पहचानते हो भाई? ए में जैसे हम कह दें कि पहचानते थे, पहचानते हैं पहले से ही। ठीक है जी, पहचानते हैं पहले से ही। और बी में जैसे हम कह दें कि जी नहीं जानते ये कौन सा मास्टर है, नहीं पहचानते। और सी में पहचानते हैं और पढ़ा भी है, और पढ़ा भी है। डी पहचानते नहीं, पहचानते नहीं, और पहचानने में रुचि भी नहीं। पहचानने में रुचि भी नहीं। कितने बच्चे पहचानते हैं भाई, एक बार देखें। पहले से पहचानते थे तुम मुझे? कौन सा ये मास्टर है? चलेगा। तो उसके बाद आज के सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना, जब मैंने सेशन अभी जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो जय हिंद जय हिंद जय हिंद लिखा आ रहा था। फिर मुझे लगा ना, ये तो अपने पुराने बच्चे हैं भाई, ये तो अपने पुराने बच्चे हैं जो मुझे पहचानते हैं। ये वो बच्चे हैं, ये एकदम नए बच्चे तो नहीं है, ये पहचानते हैं मुझे पहले से। तो एक बार अगर चेक करूं मैं, चलिए। ये ए में था पहचानते हैं, बी में नहीं पहचानते, सी में पहचानते हैं और पढ़ा भी है, डी में पहचानते नहीं और पहचानने में रुचि भी नहीं। अच्छा, प्रतिभा वाले बच्चे भी हैं क्या यहाँ? अरे तुम लोगों ने पढ़ा है, मैं वही पढ़ा रहा हूं, यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। जो वहां पढ़ाया है ना प्रतिभा 1.0 में, ये वाला अभी सेम आएगा, सेम लेक्चर आएगा। उसमें ज्यों का त्यों भी अंतर नहीं आएगा। तुम उसी को रिवाइज करो बेटा। खैर, अगर इसमें भी रिवीजन कर रहे हो तो कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल जैसी क्लास वो थी एकदम वैसी क्लास ये रहने वाली है। बिल्कुल वही लेवल, वही कंटेंट, सब कुछ वही। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं इसमें ए विकल्प लगा लेता हूं, हालांकि इसमें कुछ भी सही हो सकता है, पर अगर ए मैं छांट लूं तो ए वाले हैं कि जी 28% कह रहे हैं पहचानते हैं, और 44%, 45 ही मानेंगे इसे, 45% बच्चे कह रहे हैं कि पहचानते हैं और पढ़ा भी है। तो पहचानने वाले एक तरीके से कितने हो गए? ये हो गए भाई कितने? 72%। 72% है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और भी 73%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग पहचानते ही हैं पहले से, और आप लोग सहज हैं मेरे पढ़ाने में। देखिएगा, तो हमेशा की तरह तिरंगे को सलाम करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। हमारी क्लास की ये पहचान ही है कि हम क्लास की शुरुआत ही तिरंगे को सलाम करते हुए करते हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन को जय हिंद से भर दीजिए।
पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ जय हिंद से भर दीजिए भाई। फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कड़वक ये चैप्टर आज का होने वाला है। ठीक है जी बेटा, इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं 2 से 3 मिनट और आपसे बातचीत करना चाहूंगा, फिर धारा प्रवाह पढ़ाता चलूंगा। आप लोगों ने गौरव बैच लिया है, गौरव 2.2 और प्रतिभा 2.2, और कुछ बच्चे 1.0 वाले थे जिन्हें 2.0 भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो 1.0 वालों के लिए तो बेटा वो जो बैच था वो अपने आप में पर्याप्त है, आपको अलग से ये क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है। और अगर अब आप ये वाली देख रहे हो तो वो वाली देखने की जरूरत है। दोनों अपने आप में कंप्लीट बैच हैं, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना, दोनों ही कंप्लीट है। और बाकी अब मैं उन नए विद्यार्थियों से बातचीत करना चाह रहा हूं जो अभी इस बैच में जुड़े हैं। बेटा जब भी हम कोई भी बैच YouTube पर लेके आते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट लेके आता है, तो वो कुछ कुछ वादे करता है कि जी हम ये करेंगे, हम इतना पढ़ाएंगे, ये DPP देंगे, ये इतना कंटेंट देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ठीक है। ऐसी सारी बातें कही जाती हैं। बेटा पूरी गंभीरता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं कि जो भी हमने वो बातें कही थी ना, उससे 110%, 120% ही आपको मिलेगा। 1% कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी। जी जान झोंक देंगे आपके लिए, बस आपने मेहनत करनी है। अब आपके पास बेटा 6 महीने का समय बचा हुआ है, ध्यान रखना 6 महीने का समय बचा हुआ है। बेटा इस 6 महीने को गजब लगा दो अपने जीवन के लिए, एकदम तहलका कर दो बेटा। आज की क्लास से पहले मैंने क्या कहा था? दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसी बगावती तेवर के साथ मेहनत करो बेटा। माँ बाप के सपनों को साकार करना है, अपने आप को धोखा मत देना। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप 100% नंबर लाओ, आप बेटा 95% नंबर लाओ, आप 90% नंबर लाओ, आप 85% नंबर लाओ, आप 80% नंबर लाओ, आप भाई 75% नंबर लाओ, या इससे भी कम या अन्य कुछ भी लाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं बेटा आपसे, आपका जो कैलिबर है ना, आपकी मेहनत, आप अपनी मेहनत 100% करो, फिर अंक जितने भी आएंगे वो देखी जाएगी। लेकिन ऐसा न हो बाद में ये गिल्ट वाला भाव ना आए आपके मन के भीतर, थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती ना तो नंबर अच्छे आ जाते। ये नहीं होना चाहिए। वो थोड़ी सी और अभी से करके चलो, जो बाद में तुम सोचते हो। अब तुम अक्टूबर में सोचोगे अरे यार जुलाई से ही पढ़ना शुरू कर दिया होता ना, जब बैच लिया था तो बढ़िया होता, अरे यार अब तो इतना बैकलॉग भी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप मेहनत 100% करो। और हिंदी में तो बेटा मैं आपसे कह रहा हूं, आप जैसे पढ़ा रहा हूं ना आप वैसे पढ़ो। 90+, 95+ ये नंबर लाना बहुत कठिन काम नहीं है। 90+ और 95+, 90+ और 95+ की बहुत कठिन चीज नहीं, बहुत आसानी से हो सकता है, बस आप लगातार मेहनत करेंगे। एक बार मुझे प्रॉमिस चाहिए आप लोगों की तरफ से कि सर हम अपना 100% एफर्ट इस बैच में देंगे। एक बार बस आप ये लिखो, उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं। हम अपना 100%, हम नहीं, हम नहीं, मैं लिखिए, मैं अपना 100% एफर्ट इस बैच में दूंगा या दूंगी। इस तरीके से जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। और बैकलॉग नहीं होने देना है, शुरुआत से ही ध्यान रखना, बैकलॉग नहीं। एकदम बेटा ईमानदारी से, खुद के साथ दगाबाजी मत करना, खुद को धोखा मत देना, ठीक है। और बस लग जाओ। तुम्हें लग रहा होगा कि यार बाकी सारे मास्टर तो ठीक ठीक पढ़ा रहे थे, यही क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है ये वाला मास्टर। बेटा मैं ऐसा ही हूं, मैं कड़वी ही बात करता हूं, लेकिन मैं सही बात कर रहा हूं आपसे। दुनिया, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा, अगर तुम्हारे पास सक्सेस होगी तो दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी। और अगर तुम कितना ही पढ़े लिखे हो, अगर तुम फिर नहीं कर पाए ना अच्छा कुछ जिंदगी में, तो बेटा दुनिया तुम्हें पूछेगी भी नहीं। सक्सेस पाने का सही तरीका हम लोगों के पास जो है वो एजुकेशन ही है। हम कोई बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते कि हमारे पास इतना सारा पैसा है कि हम कर लेंगे। अरे कोई फैमिली बिजनेस थोड़ी क्या है हमारे पास, अरे हम सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। हमारे पास एजुकेशन ही एकमात्र हथियार है अपनी स्थिति को सुधारने का। तो एजुकेशन पर जी जान लगा देना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। हम पढ़ेंगे कड़वक।
कड़वक। ठीक है जी, कड़वक किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की ये रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। अब मेरे साथ सुनते हुए चलना, चैट में आप लोगों की ऑफ कर रहा हूं, थोड़ी देर समझाऊंगा फिर चैट ऑन करूंगा। मलिक मोहम्मद जायसी ये कौन से काल के कवि हैं बेटा? ध्यान रखिएगा, ये हैं भक्ति काल के कवि। एक बात अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा हिंदी साहित्य के इतिहास की, नोट करनी है ये बात, चाहे अभी नोट करो चाहे बाद में, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम देखते हैं तो इसे हम 4 कालखंडों में विभक्त करते हैं। कितने कालखंडों में विभक्त करते हैं जी? 4 कालखंडों में विभक्त करते हैं। पहला काल आता है आदिकाल, पहले काल को हम कहते हैं आदिकाल, और इसका समय है बेटा 1050 से लेकर 1350 ईस्वी तक। ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। दूसरी बात देखिएगा, एक आता है बेटा भक्ति काल। अब भक्ति की बात हो रही है तो इसमें भक्ति काल नाम है तो भक्ति की बात हो रही होगी, इसमें 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक का काल आता है। तीसरा काल आ जाता है बेटा रीति काल। कौन सा काल है? रीति काल, रीति काल। और रीति काल का समय है 1650 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, ये काल रहता है रीति काल। इसके बाद चौथा काल आता है बेटा आधुनिक काल। चौथा काल कौन सा है? तो आधुनिक काल है, आधुनिक काल। और आधुनिक काल का समय है 1850 से अब तक। 1850 से अब तक का जो समय है इसे हम कहते हैं आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त करेंगे? 4 कालखंडों में। मेरे साथ बोलिएगा, 4 कालखंडों के नाम क्या क्या है? पढ़िए। आदिकाल सबसे पहला, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा क्या है बेटा? बोलो, जहां भी आप बैठे हो बोलो बोलो बोलो। तीसरा काल कौन सा है? रीति काल। और चौथा है आधुनिक काल। फिर से एक बार बोलेंगे, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। समय इनका ध्यान रखिएगा, 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1350 से 1650 ईस्वी, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, और 1850 ईस्वी से अब तक का जो काल है ये आधुनिक काल है। इस तरीके से हम वर्गीकरण करते हैं। अब एक और बात समझना, क्योंकि ये जो कवि हम पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये हैं भक्ति काल के, तो भक्ति काल पर एक और विवरण आपको देना आवश्यक है। समझिए कि जो भक्ति काल है बेटा, भक्ति काल को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में विभक्त करते हैं? एक तो आती है बेटा निर्गुण धारा, निर्गुण धारा, निर्गुण धारा कह लीजिए या निर्गुण भक्ति कह लीजिए, और दूसरी है सगुण भक्ति या फिर सगुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण और सगुण, ठीक है जी। अब इस निर्गुण का मतलब कहेंगे तो इसे निर्गुण धारा, लेकिन इस निर्गुण का मतलब क्या होगा सामान्य भाषा में? निराकार, निराकार ईश्वर की आराधना, निराकार ईश्वर की आराधना करने वाले भक्त कवियों को हमने निर्गुण भक्त कवियों के अंतर्गत रखा है। ये निराकार ईश्वर की आराधना करेंगे। अब निराकार ईश्वर कैसे भाई? निराकार ईश्वर कैसे? जैसे ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है मेरे पास, ये एक पुस्तक है, इसमें ये एक फोटो बनी है, ये शिव जी की फोटो बनी है, ठीक है। अब अगर ऐसे शिव जी की फोटो को सामने रख के मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूं कि जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटागड़ा संभ्रमं रमण्य लिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। ऐसे में भक्ति कर रहा हूं तो यह सगुण भक्ति है। मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूं, मैं राम की आराधना कर रहा हूं, मैं कृष्ण की आराधना कर रहा हूं, मैं विष्णु की आराधना कर रहा हूं, मैं अन्य किसी भी देव की आराधना कर रहा हूं, यह सगुण भक्ति है। इसी तरीके से एक भक्ति आती है कि मोको कहां ढूंढे रे बंधे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ढूंढी हो तो तुरंत मिला हूं, अरे ढूंढी हो तो तुरंत मिला हूं, पल भर की तलाश में। कि मुझे कहां ढूंढ रहा है तू? मैं तो तेरे मन के भीतर हूं, मैं मंदिर में नहीं हूं,
हूं, मस्जिद में नहीं हूं, कहीं मत जाओ मुझे ढूंढने, मैं मन के भीतर हूं। निराकार ईश्वर की बात हो रही है, जो मन के भीतर है, ऐसे ईश्वर की बात हो रही है। वो कोई साकार नहीं है, ऐसा रूपवान नहीं है कि भाई वो राम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह, शिव जी की तरह, राधा जी की तरह वो दिखता हो ईश्वर, ऐसा नहीं। निराकार ज्योति की आराधना की जा रही है, प्रकृति की आराधना की जा रही है, ऐसे ईश्वर होते हैं निर्गुण निराकार ईश्वर। और सगुण धारा किसे कहते हैं बेटा? सगुण धारा कहा जाता है जहां हम साकार ईश्वर की आराधना करते हैं। साकार ईश्वर की आराधना, साकार ईश्वर की क्या करते हैं हम? आराधना करते हैं। साकार ईश्वर में क्या आ गए? राम, कृष्ण, विष्णु और अन्य जितने भी देव हैं उनकी आराधना कर सकते हैं। अब बेटा ये देखो कि ये जो निर्गुण धारा है ना, इसको भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं। निर्गुण धारा को भी हम कितने भागों में विभक्त करते हैं? तो दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो आ जाती है बेटा, एक को तो हम कहते हैं ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, और एक को कहते हैं प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ये जो ज्ञानाश्रयी है, इसी को एक और नाम भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं संत काव्य धारा, संत काव्य धारा। और ये जो प्रेमाश्रयी है, इसी को प्रेमाख्यानक भी कह देंगे बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं। प्रेमाश्रयी कह दें, प्रेमाख्यानक कह दें, और इसी को हम सूफी भी कहते हैं, सूफी काव्य धारा भी कहेंगे, सूफी काव्य धारा। ठीक है जी, सूफी काव्य धारा भी इसे हम कहते हैं। तो ज्ञानाश्रयी को ही हमने संत काव्य धारा कहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं कबीर, और भी बहुत सारे हैं, कबीर हैं, धन्ना है, पीपा है, सेन है, पर एक कवि का नाम आप ध्यान रखिए, बहुत सारे आप नहीं याद रख पाएंगे ना, एक याद रखिए आप, कबीर। प्रेमाश्रयी काव्यधारा की जब हम बात करेंगे तो प्रेमाश्रयी के अंतर्गत एक नाम आपको बता रहा हूं सिर्फ, वो है जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखिएगा, ये जो सगुण धारा है, सगुण धारा के अंतर्गत बेटा दो अलग अलग धाराएं आती हैं। एक है राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और एक है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है जी। अब आप भली भांति जानते हैं कि राम भक्ति शाखा में किसका नाम लिखा जाना चाहिए? अगर एक ही नाम लिखेंगे तो तुलसीदास से ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा जा सकता। भक्ति काल के अंतर्गत जिसने राम भक्ति पर लिखा हो, तुलसीदास से ऊपर अन्य किसी का हम नाम नहीं लिख पाएंगे। कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परीखे हूं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ये है बेटा तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है जी। और कृष्णाश्रयी या फिर कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हमें दो तीन नाम ध्यान रखने होंगे, जैसे सूरदास। आपके सिलेबस में खैर सूरदास, ये मीरा की रचना तो आपके सिलेबस में है नहीं, बस आप सूरदास याद रखिए, बाकी पूछा नहीं जाएगा। सूरदास। तो इतना जो मैंने यहां बताया क्लियर हुआ। भक्ति काल को हम दो भागों में व्यक्त करेंगे, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में निराकार ईश्वर की आराधना की जाएगी, मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, आत्मा के भीतर ही ईश्वर है, उसी की आराधना करनी है। और सगुण धारा वो है जिसमें साकार ईश्वर की आराधना की जाएगी। ये जो निर्गुण धारा है, इसको हमने दो भागों में विभक्त किया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को ही हम संत काव्य धारा भी कहते हैं और प्रेमाश्रयी को हम सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। जो ये ज्ञानाश्रयी या फिर संत काव्य धारा है, इसके प्रमुख कवि हैं कबीर, प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि हैं जायसी। सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इसी को मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। कोई गलत है क्या? नहीं है बेटा। तो राम भक्ति शाखा में तुलसीदास सबसे प्रबल नाम, और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी का नाम आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभक्त करते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये इनका समय है। इतनी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है। एक बार मुझे बताइएगा, क्या जो जो कॉन्सेप्ट, जो जो बातें मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर हुई हैं? बोलिएगा। जितना कुछ यहां मैंने आपको बताया, क्या ये सब आपको क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से बताएंगे। जन्म की अब हम बात करते हैं इनकी। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? तो बेटा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 15वीं शती उत्तरार्ध। कब हुआ था जी? 15वीं शती। यार कमेंट खुले क्यों नहीं?
कमेंट नहीं खुले भाई तुम लोगों के। एक मिनट रुक जाओ, कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे। हाँ अब दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम्म। बहुत बढ़िया। तो 15वीं शती उत्तरार्ध में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था, यहां से हम देखना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हैं? एक बार डाउट सेक्शन चेक कर लेता हूं। एक बार फिर से धीरे धीरे बोल कर समझा दो ना, दोबारा भी तो समझा दिया बेटा मैंने। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई। हर काल के बीच में 300 साल का डिफरेंस है, नहीं ऐसा नहीं है। किसका है टॉपिक सर? जब सारे काल 300 साल के हैं तो रीति काल 300 साल का होगा ना। अरे ऐसा थोड़ी क्या है कि 300 साल में काल बांटे हैं, ऐसा नहीं है, वो काल अलग हैं। उसमें 300 साल का ऐसा फिक्स नहीं है। बातचीत चैप्टर पूरा नहीं हुआ, हो गया था बेटा बातचीत चैप्टर पूरा। बातचीत चैप्टर पूरा हो गया। हिंदी के नोट्स नहीं बनाती हूँ, चलेगा चलेगा बेटा। बातचीत चैप्टर पूरा कीजिए। यार कौन है ये मिथिलेश? बेटा हो गया, बातचीत चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उर्दू क्लास नहीं होगा, उर्दू के लिए अभी कोई जानकारी में नहीं है बेटा। सर बिहार में फर्स्ट रैंक आएगा, बहुत शानदार बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। हम्म। अभी एक बार रिपीट करा दूंगा, एक दो बच्चे कह रहे थे सर रिपीट करवा दीजिए, तो उन्हें रिपीट करवाता हूँ अभी। और यहां तक क्लियर है? आप तो इसे, सर आप तो इसे पढ़ा चुके हैं बेटा, ये नया बैच आया है 2.0। तुम 1.0 में भी थे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं भी ये पढ़ाऊंगा नहीं। देखो, 15वीं शती उत्तरार्ध मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था, अनुमानतः 1492 ईस्वी। अनुमानतः 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 15वीं शती का उत्तरार्ध है ये। उत्तरार्ध का मतलब होता है बाद का समय। देखिएगा, जैसे ये 15वीं शती है, अगर 1401 से लेकर 1450 तक का समय होता ना, तो इसे हम कहते 15वीं सदी का पूर्वार्ध, पहले का अंश। और अगर बाद का 1450 के बाद की बात करेंगे तो उसे उत्तरार्ध कहेंगे। और एक और बात ये समझिएगा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 1400 लिखा है, फिर आप 15वीं शती कैसे बता रहे हैं? बेटा ऐसा होता है, जैसे यहाँ 14 लिखा है ना, प्लस एक कर देना उसमें, तो उस हिसाब से शती आएगी। जैसे 14 है, 14 प्लस एक, 15वीं शती। ऐसा होता सिस्टम। देखिएगा, निधन की बात करेंगे तो अनुमानतः 1548 में इनका निधन हुआ था। ये है इनके निधन का समय। आगे देखिएगा, निवास स्थान की बात करेंगे तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना है। निवास स्थान क्या है इनका? जायस। निवास स्थान क्या है भाई? जायस इनका निवास स्थान है। आगे देखिए, पिता की बात करेंगे मलिक मोहम्मद, मलिक शेख ममरीज। मलिक शेख ममरीज मलिक राजे असरफ भी जिन्हें कहते हैं, ये इनके पिता थे। गुरु की बात करेंगे तो सूफी संत शेख मोईदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके गुरु थे। कौन कौन? सूफी संत शेख मोईदी, सूफी संत शेख मोईदी इनके क्या थे भाई? सूफी संत शेख मोईदी इनके गुरु थे। और सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर कौन थे? तो इनके गुरु थे। ये दोनों, शेख मोईदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये वाले ज्यादा महत्वपूर्ण है। शेख मोईदी। वृत्ति की बात करेंगे तो आरंभ में जायस में रहते हुए इन्होंने किसानी की, ये वाला नहीं पूछा जाएगा। बाद में शेष जीवन फकीरी में गुजारा, बचपन में ही अनाथ हो गए, साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन इनका बीता। ठीक है जी। अब देखिएगा, व्यक्तित्व की बात करेंगे तो चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित हो गए। ये बात पूछी जा सकती है कि बाईं आंख और कान से निम्नलिखित में से कौन सा कवि वंचित था? तो आप बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी वंचित थे। कृतियों की बात करेंगे तो पद्मावत इनकी रचना है बेटा, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, ठीक है जी, चित्ररेखा है, कहरानामा है और मसलानामा है। मसलानामा, ये इनकी रचनाएं हैं।
साथ ही साथ इनके अतिरिक्त चंपावत, होली नामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती हैं, पर ये वाली महत्वपूर्ण नहीं है। जो बाद में लिखी है ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो ऊपर लिखी हैं ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। बस ये देखिएगा। तो यहां से आपको अब कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। एक तो जन्म कब हुआ, तो 14वीं शती का उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 ईस्वी, याद रखना। 1498 में निधन हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना है। पिता शेख ममरेज हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हीं को मलिक राजे अशरफ कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और गुरु का नाम क्या, शेख मोईदी एक गुरु हैं, और सैयद अशरफ जहांगीर ये इनके दूसरे गुरु हैं। इनमें से शेख मोईदी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वृत्ति से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आगे ये वाला पूरा पोर्शन ध्यान रखना है, ये पोर्शन पूरा ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, चेचक के कारण रूपहीन हो गए। चेचक के कारण क्या हो गए बेटा, ये रूपहीन हो गए, यानी कि इनका रूप खराब हो गया। बाईं आंख और कान से ये वंचित हो गए, बाईं आंख और कान से वंचित हो गए। मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। कृतियों की बात करेंगे तो ये जिनमें मैंने ये डब्बा बनाया है ये वाले ज्यादा महत्वपूर्ण है। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरानामा है, ठीक है जी, और मसला नामा है। ये इनकी रचनाएं हैं। इतनी बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है लेखक परिचय वाली। ठीक है जी, क्लियर हुई ये बातें? इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अब मैं चैप्टर की ओर आ रहा हूं। लेखक परिचय का अंश मैंने आपको पूरा करा दिया है। और इन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहते हैं बेटा। इनको प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि कहते हैं। ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सूफी कवि हैं। कैसे कवि हैं ये? सूफी कवि हैं, प्रेमाख्यानक कवि हैं, प्रेमाख्यानक कवि हैं, प्रेमाख्यानक, प्रेमाख्यानक कवि हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बताइए, क्लियर है भाई यहां तक सारी बातें? एक बार मैं डाउट सेक्शन को चेक करता हूं। हिंदी और इंग्लिश का नोट नहीं बनाता हूं, पीडीएफ मिलेगा ना? और कब मिलेगा बेटा? यही पीडीएफ मिल रही है, यही वाली बनानी है तुमने। अलग से तुम सोचो कि हम नोट्स तुम्हें देंगे, तो बेटा नोट्स बनाने हैं ना, ठीक है? फिर तो हम नोट्स ही अलग से दे रहे होते। नहीं, तुम्हें नोट्स खुद बनाने होंगे, वरना इसी पीडीएफ को पढ़ना होगा। जो ये पीडीएफ हम दे रहे हैं यही तो नोट्स हैं, और क्या होंगे नोट्स? तो ये नोट्स ही तो हैं, इन्हीं को आपने लिखना है। और उत्तरार्ध का मतलब बाद का अंश, उत्तर यानी कि बाद वाला। यहां दिशा की बात नहीं हो रही है। रीतिकाल एक बार और सर, रीतिकाल में मैंने कुछ समझाया कहां? रीतिकाल में समय ही तो बताया बस। 1650 से लेके 1850 तक रीतिकाल का समय चला था, बस इतनी सी बात है। और रीतिकाल में बाकी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। कैसे हिंदी के नोट्स होगा, ऐसे ही जो इनमें से मैंने इंपॉर्टेंट जिन पर हाईलाइट किया ना, वो नोट्स में लिखना है। बाकी पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है, कम कम लिखना है। फिर से रिपीट बेटा, फिर से आपने वीडियो दोबारा देखनी है। ये फिर से समझाइए सर, आज के हिंदी में बताओ ना, आज के हिंदी में बताओ ना। ये क्या है बेटा? सर बातचीत चैप्टर पूरा नहीं हुआ। अरे यार ये तो पुराना वाला ही आ गया ना बेटा। उसी चैप्टर को तुम अच्छे से देख लेना, वो पूरा था। ठीक है, एक बार फिर से धीरे धीरे बोल के समझा दो। अच्छा ये तो पुराने वाले कमेंट आ गए। ठीक है, तो अब आगे बढ़े यहां से। एक बार थम्स अप दे दीजिएगा सभी विद्यार्थी, अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप सभी की तरफ से मैं चाहता हूं। क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, जल्दी से। सर डीपीपी में डेट ऑफ बर्थ गलत है, डीपीपी में डेट ऑफ बर्थ गलत है। अच्छा देखना पड़ेगा फिर। ठीक है ठीक है ठीक है। आइए अब हम समझना शुरू करते हैं। यहां एक छोटी सी टिप्पणी इनके बारे में लिखी है कि जायसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने, जायसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने न सिर्फ अपने युग की बल्कि
युगों के भीतर कड़कती हुई मानवीय विषाद की तस्वीर देखी, जिसमें निष्कलंक आदर्श भी हैं और बहुत कड़वे यथार्थ भी हैं। झिलमिलाती यूटोपिया भी है और रिश्वतखोरी पर चलते हुए कारागार भी हैं। सत्य और साका भी है और छल से भरा हुआ विध्वंसकारी राजहट भी है। इस कवि की निर्मलता इसमें नहीं है कि जायसी सिर्फ चुनी हुई निष्कलंक चीजें देखते हैं, बल्कि इसमें है कि अच्छा बुरा जो कुछ भी है अपनी विविधता के साथ संपूर्ण परिदृश्य का अंग हो गया है। विजय देव नारायण शाही जी का ये कथन है, पर यह आपके लिए इतना खास महत्वपूर्ण नहीं था। अब आइए इस अध्याय की ओर अब हम इन पदों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है भाई कि एक नैन कभी मोहम्मद गूनी, बोलिएगा मेरे साथ में, एक नैन कभी मोहम्मद गूनी, सोई विमोहा जही कभी सोनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ही उजियारा, जग सूझाए कहीं नैना, उआ सूक असनक तन माहा, जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, कीन समुद्र पानी जऊ खारा, तऊ अति भय असूझ अपारा, जऊ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लागे आकाशा, जो लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा, एक बैन जस दर्पना, अवत ही निर्मल भाऊ, सिक रूपवंत गही मुख, जो वही कहीं चाऊ। इस तरीके से यह है दोहा, और इससे पहले जो था वो थी चौपाई। तो जिस छंद का प्रयोग किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने, वो कौन सा छंद है भाई, किस शैली में इन्होंने लिखा, देखिएगा, दोहा चौपाई। दोहा चौपाई शैली का इन्होंने प्रयोग किया, दोहा चौपाई शैली में इन्होंने लिखा है। और इनकी भाषा कौन सी है, तो अवधी। भाषा कौन सी है इनकी, अवधी है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं, कह रहे हैं कि एक नैन कभी मोहम्मद गूनी, इनको चेचक हो गया था, बाईं आंख और बायां कान इनका खराब हो गया था, ये रूपहीन हो गए थे। ये बात मैंने आपको बता दी थी पहले ही। तो एक नैन कभी मोहम्मद गूनी, एक नैन वाले कभी मोहम्मद, एक नैन वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे हैं, गुणी हैं, गुणवान हैं। वो एक नैन होते हुए भी बहुत ही गुणवान हैं। कैसे हैं जी, गुणवान हैं। सोई विमोहा जेहि कभी सुनी, वो विमोहित हो जाता है जो कवि को एक बार सुन लेता है। बस वो एक बार कवि को सुन ले, वो विमोहित हो ही जाएगा, मोहित हो ही जाएगा। ये बात कही गई है कि सोई विमोहा जही कभी सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, कि चांद के जैसा, चांद के जैसा जग में, चांद के जैसा जग में मुझे विधि, विधि यानी कि ईश्वर ने अवतार दिया है, मुझे ऐसा अवतरण दिया है ईश्वर ने जैसे चांद को दिया है। चांद में दाग है, लेकिन वो फिर भी, चांद में क्या है बेटा, दाग है, लेकिन वो फिर भी पूरी दुनिया को उजाला देता है, चांदनी से भर देता है। वैसा ही मैं हूं, ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं। अब मलिक मोहम्मद जायसी की तारीफ तो कोई कर नहीं रहा होगा, तो मलिक मोहम्मद जायसी सोच रहे हैं मैं खुद ही अपनी तारीफ कर लेता हूं यार, कोई और तो कर नहीं रहा है, ऐसा भी समझना, ठीक है। तो चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ही उजियारा। मुझे क्या दिया है, कलंक दिया है। मुझे ईश्वर ने कलंक दिया कि मेरी बाईं आंख और बायां कान, मेरी बाईं आंख और बायां कान ईश्वर ने खराब कर दिया चेचक के कारण। लेकिन ये कलंक देकर भी ईश्वर ने मुझे बहुत गुणवान बनाया है। दीन कलंक की नहीं उजियारा, कि कलंक तो हमें दिया, मुझे भी कलंक दिया, चांद को भी कलंक दिया है, लेकिन हम उजियारा करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं,
उजाला देते हैं सबको, जगाते हैं सबको। आगे देखिएगा, जग सूझाए कहीं नैना, जग सूझा, जग यानी कि संसार, सूझा यानी कि जाना, एक ही यानी कि एक, नैना यानी कि नैन से, मैंने इस संसार को एक ही नैन से समझ लिया है। कह रहे हैं उआ सूख अस नख तन माहा, मैं उस प्रकार हूं जैसे उआ सूख, जैसे शुक्र तारा होता है, नक्षत्रों में शुक्र तारा होता है, वो सबसे देर तक जागृत रहता है, सबसे तेज देर तक उसमें तेज होता है, रोशनी होती है। तो अस नखतन महा, ऐसे नक्षत्रों के बीच, नखतन यानी कि नक्षत्रों के मध्य, महा यानी कि मध्य में, मैं सूक तारे के समान हूं, शुक्र तारे के समान हूं। जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। क्या कह रहे हैं, जब तक जो लही, जब तक अम्बही, अम्ब यानी कि आम में, डाब यानी कि उसमें मंजरी नहीं फूट जाती, जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक आम से सुगंध नहीं आती है, खुशबू नहीं आती, जब तक उसमें से मंजरी ना आ जाए। आप लोग तो सभी बिहार वाले हो, और बिहार में तो आम बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि बगीचे से कैसी शानदार सी खुशबू आती है आम की, कि मालदा आम है, और कौन कौन सा आम होता है भाई, दशहरी आम है, और भी अलग अलग तरीके का आम होता है। ठीक है जी। आगे देखिएगा कि जो लही अम्बही डाब न होई, जब तक अम्बही यानी कि आम में डाब नहीं होता, क्या उसमें मंजरी नहीं आ जाती, तब तक उसमें से खुशबू नहीं आती है, आम में से खुशबू नहीं आती है। तो लही सुगंध बसाए न सोही, तब तक उसमें से सुगंध नहीं आती है। आगे देखिएगा, कीन समुद्र पानी जमू खारा, मुझे चेचक के ये दाग क्यों दिए ईश्वर ने, ऐसा मलिक मोहम्मद जैसी कह रहे, क्यों मुझे रूपहीन बनवाया, क्योंकि जैसे समुद्र का पानी खारा होता है ना, इसीलिए तो वो असूझ है, अपार है, वरना लोग उसे भी पी जाते। इसीलिए मैं इतना खरा हूं, मैं इतना खारा हूं, कि ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया। कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असूझ अपारा, जब वो खारा है इसीलिए तो वो असूझ है, इसीलिए तो वो अपार है। ठीक है जी। जऊ सुमेरु त्रिशूल विनासा, जब एक बार भगवान शिव ने, हम्म, जी, एक मिनट। जी, जब एक बार भगवान शिव ने की, क्या किया था, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनष्ट कर दिया था, समाप्त कर दिया था, तो तब भा कंचन गिरी लागे आकाशा, वो कंचन गिरी बन गया, वो सोने का पर्वत बन गया, आकाश को लगने पर, आकाश से टकराने पर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना ही स्वर्ण बन जाओगे, ऐसा कह रहे हैं। जो लही घरी कलंक न परा, जब तक, जो लही घरी कलंक न परा, जब तक सोने को हम घरी में नहीं डालते हैं, यानी कि मिट्टी के एक बर्तन में नहीं डालते हैं तपाने के लिए, तब तक उसमें कलंक ही रहता है, तब तक वो स्वर्ण, वो सोना अशुद्ध ही रहता है। कांच होई नहीं कंचन करा, कांच रहता है, वो कच्चा रहता है, सोना पकता नहीं है, वो शुद्ध नहीं होता है, कच्चा सोना रहता है। कांच होई नहीं कंचन करा। आगे देखिएगा कि एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, कह रहे हैं जैसे एक बैन, एक बैन नहीं, एक नैन,
एक नैन, एक नैन वाला मैं दर्पण के समान हूं। एक नैन वाला मैं, मलिक मोहम्मद जायसी खुद के बारे में कह रहा है, मैं कैसा हूं? दर्पण के समान हूं, औते ही निर्मल भाव। और मेरा स्वभाव कैसा है? निर्मल स्वभाव है। जैसे दर्पण का स्वभाव निर्मल होता है, वैसे ही मेरा भी निर्मल स्वभाव है। जैसे दर्पण सबको वास्तविक तस्वीर दिखा देता है, जैसे आप हो वैसा ही दिखाएगा, बदलेगा नहीं। जैसे हो वैसे का वैसा दिखा देगा, वैसे ही मैं भी हूं। मलिक मोहम्मद जायसी खुद के बारे में कह रहे हैं कि वैसा ही मैं भी हूं, सबको सच्चाई व्यक्त कर देता हूं। सिख रूपवंत कहीं मुख, जो वही कहीं चाहू। कि क्या कह रहे हैं? सिख रूपवंत, कि बहुत सारे रूपवान लोग भी गही मुख, जो वही कहीं चाहो, वो भी मेरे मुख की ओर देखते हैं और हाथ जोड़ना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं। ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं। ये थी पंक्तियां, यहां से आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसी की व्याख्या मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूं। देखिएगा कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक नेत्र वाले होते हुए भी अत्यधिक गुणवान हैं। उनकी कविता में ऐसा प्रभाव है, जो उसे सुनता है वही मंत्रमुग्ध हो जाता है। कवि जायसी को भगवान ने इस संसार में चंद्रमा की भांति अवतरित किया है। कैसे किया जी? चंद्रमा की भांति अवतरित किया है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है, फिर भी वह जगत में अपना प्रकाश वितरित करता रहता है। जिस प्रकार चंद्रमा में क्या है जी? कलंक है, फिर भी वो क्या करता है? फिर भी वह अपना प्रकाश वितरित करता रहता है। उसी प्रकार कवि जायसी भी एक आंख खराब होने के बावजूद उत्तम काव्य रचना करते हैं। क्या करते हैं? एक आंख खराब होने के बावजूद भी उत्तम काव्य रचना, श्रेष्ठ काव्य रचना करते हैं। उन्होंने इस संपूर्ण जगत को एक नेत्र से ही भली भांति समझ लिया है। जिस प्रकार शुक्र नामक तारा जब निकलता है तो अन्य तारों की कांति यानी कि चमक फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार वे भी साहित्य गगन के शुक्र तारा हैं तथा अन्य कवियों के मध्य उनका तेज अलग ही नजर आता है। कवि जायसी कहते हैं कि जब तक आम में मंजरी नहीं फूटती, ज्यों नहीं अम्मही डाब न होई। कह रहे हैं ना, जब तक आम में मंजरी नहीं फूटती, तब तक उसमें मधुर सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध का, अभिनिवेश नहीं होता, तब तक उसमें से खुशबू नहीं आती है। समुद्र का जल खाला होता है, किंतु उसका यही एक दोष उसे असूझ और असीम बनाता है। उसी तरह कवि का काव्य भी गंभीर और व्यापक है। उसी तरह कवि का काव्य भी क्या गंभीर है, व्यापक है। जब भगवान शंकर ने सुमेरु पर्वत को अपने त्रिशूल से नष्ट किया था, तो वह त्रिशूल का स्पर्श पाकर स्वर्ण बन गया था तथा आकाश को छूने लगा था। जब तक सोने को शुद्ध करने के लिए मिट्टी के पात्र में डालकर तपाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा या फिर अशुद्ध ही रहता है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी गर्वपूर्वक कहते हैं कि एक नेत्र होते हुए भी वह दर्पण के समान स्वच्छ एवं निर्मल भावों से ओतप्रोत हैं। कि एक नेत्र है उनका, लेकिन एक नेत्र होते हुए भी वो कैसे हैं? निर्मल भावों से ओतप्रोत हैं। उनके इन निर्मल भावों को देखकर ही बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर उनके मुख की तरफ एक लालसा के साथ ताका करते हैं कि कविवर ऐसे। तो ये थी ये पूरी पंक्ति। आशा करता हूं यहां तक आपके बात समझ में आई होगी। जिसको जो डाउट हो वो पूछिए। सर आप बहुत क्यूट हो, ये कौन सा डाउट है भाई? मुझे पता है भाई मैं क्यूट नहीं हूं। देखो कौन है ये? सुमंत कुमार भारती। बेटा लड़के क्यूट होते कहां हैं? लड़के क्यूट होते हैं क्या? लड़के नहीं होते भाई क्यूट। लड़के तो जैसे हैं ठीक हैं, वो बस चल रहा है काम। वीकली एग्जाम होगा सर? हाँ बेटा होगा। मतलब एग्जाम नहीं, देखो वही, हाँ टेस्ट तो होता है, पर हमेशा वीक में नहीं होता, कभी कभी 2 वीक में भी होता है, पर होता रहेगा वो। सर क्या कविता का समरी आता है या सिर्फ गद्य खंड का आता है? बताइए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। हाँ बेटा, समरी नहीं आएगी पूरी इसकी, लेकिन कुछ कुछ पंक्तियां बीच की आ सकती हैं, उनकी व्याख्या लिखने के लिए आ सकता है, तो आपको यह लिखना आना चाहिए। आगे देखिएगा, फोर्थ लाइन एक्सप्लेन कीजिए फिर से। फोर्थ लाइन। ज्यों लही अम्बही डाब न होई, जब तक आम में मंजरी नहीं आती तब तक उसमें से सुगंध नहीं आती है। यही थी चौथी पंक्ति। आगे देखिएगा,
सर नखतन का मतलब क्या होता है? नक्षत्रों के मध्य, नक्षत्र होते हैं ना ऊपर, ग्रह इत्यादि सब, तो वो नक्षत्र होते हैं। वीकली एग्जाम एक बार और समझाइए ना, वीकली एग्जाम एक बार और वाले, तो देखो ये जो कह रहे हैं ना एक बार और समझाइए, मैं पूरा चैप्टर कैसे एक बार और समझा दूंगा? हम्म, समझो तो सही, कठिन काम है ना बेटा, कुछ नहीं आ रहा तो वो तो समझाऊंगा, पूरा ही तुम कह दो कि एक बार और समझाओ तो कैसे होगा? सर पद्मावत मीन्स, पद्मावत इनकी रचना का नाम है बेटा, ये रानी पद्मावती के बारे में रचना है, और चीजें भी इसमें हैं, लेकिन ये रचना का नाम है पद्मावत। एक बार जय हिंद बोल दीजिए ना प्लीज, वो तो मैं हर क्लास में बोलता हूँ यार, ऐसी ऐसी फरमाइशें रख रहे हो। सर मेन मेन पॉइंट पर हाईलाइट कर दीजिए बेटा, व्याख्या में तो पूरा ही मेन मेन है, उसमें अलग कुछ मेन नहीं है, सिर्फ दो तो पद्य दिए हैं, उसमें से भी मेन मेन करवाओगे क्या? सिलेबस क्या है? वीकली एग्जाम होगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट्स मिलेगा बेटा बाद में, हिंदी और इंग्लिश के नोट्स नहीं बनाना, ठीक है? यहीं तक था, क्लियर है आप लोगों को? हाँ, यहां तक सारी बातें क्लियर हों तो एक बार पूरे के पूरे कमेंट सेक्शन को, एक बार पूरे के पूरे कमेंट सेक्शन को लालम लाल कर दो फिर, एकदम लाल, दिल ही दिल से लाल। बवाल पढ़ाते हैं यार सर, बवाल पढ़ाते हैं। गजब भाई। सर बुक का क्वेश्चन आता है क्या स्टोरी के अंदर से? हाँ बेटा आते हैं, और बहुत बढ़िया, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब हम दूसरे पद की ओर चलते हैं। दूसरा पद ये भी मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित है, ये पद्मावत का अंश है बेटा, दोनों की दोनों ही ये जो पद लिए हैं पद्मावत से लिए गए हैं। आइए अब समझते हैं कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाड़ी प्रीति नैन जल भेई, औ मन जानी कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, जहां सोर कहाँ सो रतन से नियस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघो जही कीन ही बखानू, कह स्वरूप पद मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, धनी सो पुरुख जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु, के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल, हम संवरे दुई बोल। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। आइए समझना शुरू करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी ये बात कह रहे हैं कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, मोहम्मद यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी यही कभी जोरी सुनावा। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी जी अपने बारे में कह रहे हैं कि ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूं, ये जो पूरी बात मैं आपको सुना रहा हूं, ये मैं आपको जोड़ के सुना रहा हूं, ये मैं आपको कुछ बातें जोड़ के बता रहा हूं। कैसी बातें जोड़ के बता रहा हूं और कैसे जोड़ के बता रहा हूं, ये देखिए, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, मैं क्या बता रहा हूं आपको? तो मैं आपको प्रेम की पीर बता रहा हूं, प्रेम का दर्द बता रहा हूं कि प्रेम में कैसा दर्द होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जोरी लाई रकत के लेई, मैंने कैसे जोड़ा है इस पूरी कहानी को? यहां से प्रश्न बन सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे जोड़ा है जी। रकत के लेई यानी कि खून की, रक्त की लेई से, रकत यानी कि रक्त की लेई, लेई आप सब जानते हैं बेटा, जब हम पोस्टर वगैरह चिपकाते हैं, कुछ ऐसा चिपकाते हैं, तो कुछ भी चिपकाने के लिए हम लेई बनाते हैं ना, आटे इत्यादि की,
फिर उससे हम चिपका देते हैं। तो वैसे ही ले है ये। तो जोरी लाई रकत के ले, ये गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। और मैंने इसको कैसे सींचा है, गाढ़ी प्रीति, मैंने इसे गाढ़ी प्रीति, गाढ़े प्रेम से सींचा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, मैंने इसे गाढ़ी प्रीति से, गंभीर प्रीति से, प्रेम से सींचा है। औ मन जाने कवित अस कीना, मकु यह रहे जगत महचीना। और यह मन में जानकर या मन में विचार कर मैंने ये कवित यानी कि कविता ऐसी लिखी है। अस कीना, ऐसी कविता मैंने की है कि मकु यह रहे जगत महचीना। मकु यानी कि चाहे, मकु यह रहे जगत महचीना, कि यह रहे मेरी जगत में पहचान। ये जो मैं रचना लिख रहा हूं, ये जगत में मेरी पहचान रहे कि मैं तो मर जाऊंगा। मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद मेरी पहचान के रूप में मेरी ये रचना रहेगी। और ये बात सच भी है। आज भी हम मलिक मोहम्मद जायसी जी की इस रचना को पढ़ते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं इस पर, क्योंकि उनकी रचना थी। अगर रचना नहीं लिखी होती तो क्या आज हम मलिक मोहम्मद जायसी को याद कर रहे होते? नहीं कर रहे होते यार। बाकी और कोई ऐसा योगदान नहीं था ना। कहां सो रतन सेन अस राजा, कह रहे व्यक्ति थोड़ी क्या रहते हैं, व्यक्ति तो चले जाते हैं, बस कहानियां बसती हैं। कह रहे वो रतन सेन राजा अब कहां है? जो रतन सेन राजा था आज कहां है? वो नहीं है जी। एक रतन सेन नाम का राजा था, ठीक है, रतन सेन, यहां लिख देता हूं। एक रत्न सेन और पद्मावती, ये इसके कुछ पात्र हैं। पद्मावती हैं, नागमती है, अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन है, ठीक है जी। तोता है, इसका नाम है वैसे हीरामन तोता। ये और एक राघव चेतन भी है, राघव चेतन। ये सब इसके पात्र हैं। जैसे कोई भी रचना लिखी जाती है, जैसे कोई मूवी बनती है तो उसमें अलग अलग पात्र होते हैं ना भाई, वैसे ही इसमें ये पात्र हैं। तो कहां सो रतन से नियस राजा, कहां सुवासी बुद्धि उपराजा, कि रतन सेन राजा आज कहां है? कहां वो सुआ, वो तोता, सुआ यानी कि तोता आज कहां है? जो बुद्धि उपराज था, जो बहुत ही विद्वान था, वो तोता कहां है आज? आगे कहते हैं कि कहां अलाउद्दीन सुल्तान, वो अलाउद्दीन सुल्तान आज कहां है? अलाउद्दीन सुल्तान आज कहां है? और कहां राघव जही कीन बखानू, और वो राघव चेतन कहां है? ये बताया ना मैंने आपको, राघव चेतन भी एक इसका पात्र है। कि कहां वो आज राघव चेतन है? कि कहां स्वरूप पद्मावती रानी, वो स्वरूपवान पद्मावती रानी आज कहां है? कोई न रहा जग रही कहानी, कोई भी नहीं रहा इस संसार में, केवल उनकी कहानी ही तो रही, व्यक्ति तो चले गए। आगे देखिएगा, धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, धनी वो पुरुष है, पुरुष है जिसकी कीर्ति जैसी है। वह पुरुष धनी है, वह पुरुष धनी है जिसकी कीर्ति जैसी है। और फूल मरे पे मरे न बासु, कि फूल मर सकता है, पर फूल की जो बास है, जो उसमें सुगंध होती है, वो नहीं मरती है। आगे देखिएगा कि के ही न जगत जस बेचा, के ही यानी कि किसी ने जगत में जस को, जस यानी कि यश, जस का मतलब है यश, नाम। जो हम नाम कमाते हैं ना संसार में, आज तक कोई बेच पाया क्या अपने नाम को? कि लो भाई मैंने इतना नाम कमाया, अब तुम रख लो इस नाम को। कोई बेच सकता है क्या? नहीं। कि के नलीन जस मोल, और किसी ने क्या यश को मोल लिया, क्या खरीद लिया? आज तो खरीद भी पा रहे हैं वैसे यश को, जो नाम है वो भी आजकल खरीद ले रहे हैं। मतलब प्रसिद्धि, एक तरीके से पैसा लगाओ और प्रसिद्धि मिल जा रही है। इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में ऐड चलाओ, पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास, अब तुम्हें सब लोग पहचान रहे हैं। पर वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं से आएगा। तो बाकी सारी चीजें हैं, चलो छोड़ो उसको। जो यह पढ़े कहानी, कह रहे हैं कि जो भी यह कहानी पढ़ेगा हम सवरें दुई बोल, जो भी यह कहानी पढ़ेगा, जो भी इस रचना को पढ़ेगा, वो हमें दो बोल कहेगा अच्छे, कि हाँ
इसने बढ़िया रचना लिखी है। ये जो जायसी नाम का बंदा है, ये जो व्यक्ति है, इसने बहुत शानदार रचना लिखी है। कुछ ऐसा लोग मेरे बारे में कहेंगे, इसी आशा से मलिक मोहम्मद जायसी ने ये रचना लिखी। एक बार फिर से इन्हें रिपीट कर रहा हूं कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनाओ आप। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि ये जो रचना है, ये मैं जोड़ के आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं, ये प्रेम की पीर की रचना है। मैं प्रेम की पीर गा रहा हूं और मैंने इसे रगत की लेई से, रक्त की लेई से जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति और नैन जल से मैंने इसे सींचा है। औ मन जान कवित अस्कीना, और मन में ऐसा जानकर मैंने ये कवित किया है, ये कविता लिखी है कि इस संसार में मेरी पहचान के रूप में क्या रहे, तो यह रचना रहे। कहां सो रतन सेन अस राजा, कहां आज वो रतन सेन राजा है, कहां है वो आज, और कहां सुआ अस बुद्धि उपराजा, और कहां वो सुआ, कहां वो तोता है जो बुद्धि उपराज था, जो बहुत ही जानकार था, आज वो कहां है। कहां अलाउद्दीन सुल्तान, आज वो अलाउद्दीन सुल्तान कहां है। कहां राघव जही कीनी बखानु, और वो राघव चेतन आज कहां है। ये भी कह रहे हैं कि कहां स्वरूप पद्मावती रानी, वो स्वरूपवान पद्मावती रानी आज कहां है। और कोई न रहा जग रही कहानी, कोई भी नहीं रहा इस संसार में, जग में क्या रहा, तो कहानी रही। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धनी वो पुरुष है जिसकी कीर्ति जैसी है। धनी वो पुरुष है जिसकी कीर्ति जैसी है। और फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मरता है पर बास नहीं मरती। इसके पीछे फूल लिखा है, ये थोड़ा सा यहां पर ही आ गया, तो फूल लिखा हुआ है यहां। आगे देखिएगा, कोई न जगत जस बेचा, इस जगत में कोई भी यश को नहीं बेच पाया और किसी ने भी यश को मोल नहीं लिया है। यह पढ़े कहानी, जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, जो भी इस रचना को पढ़ेगा, हम संवरे दुई बोल, हमें वो दो बोल में कुछ बेहतर कहेगा। ये बात कही गई है। आइए इसी की व्याख्या पढ़ लेते हैं कि कवि जायसी, जितना मैंने पढ़ा है, एक बार तो मैंने पहले पढ़ा है, फिर रिपीट भी करवा दिया, अब यहां व्याख्या भी पढ़वा रहा हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। कवि जायसी कहते हैं कि मैंने काव्य को रचकर सुनाया है तथा जिसने भी इस काव्य को सुना है उसी ने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है। इस महाकाव्य को मैंने रक्त रूपी लेई से लगातार लगाकर जोड़ा है तथा अपने आंसुओं से इसकी गाढ़ी प्रीति को भिगोया है। मैंने अपने मन में यह विचार करके इस ग्रंथ को लिखा है कि कदाचित दुनिया में मेरी यही निशानी बाकी रह जाएगी। कहां है वह रत्नसेन जैसा, कहां है वह रत्नसेन जैसा राजा, कहां है वो रत्नसेन जैसा राजा, और कहां है वह तोता, यानी कि हीरामन तोता जो अद्भुत बुद्धि वाला था। कहां है वह सुल्तान अलाउद्दीन, कहां है, प्रश्न कर रहे हैं कहां है, तो उत्तर है कि नहीं है, ऐसी वाली बात है। और वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के समक्ष पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया था, कहां है वो लावण्य से भरपूर, लावण्य कहते हैं सुंदरता को, कहां है वो लावण्य यानी कि सुंदरता से भरपूर रानी पद्मावती। इनमें से कोई भी इस संसार में नहीं बचा है, केवल उनकी कहानियां शेष रह गई हैं। केवल वही पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति तथा यश सदैव विद्यमान रहते हैं। फूल शाखा से टूट जाता है लेकिन उसकी सुगंध समाप्त नहीं होती है, उसी प्रकार मनुष्य का यश भी सदैव जीवित रहता है। कवि जायसी कहते हैं कि इस जगत में न तो किसी ने अपना यश बेचा है और न ही अपने यश को मूल्य देकर खरीद ही पाया है। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि जो इस कहानी को पढ़े वह दो शब्दों में मुझे भी याद कर ले। कवि का भाव यह है कि लोग उसे कहकर याद रखें कि प्रेम की पीर से भरपूर सुंदर काव्य की रचना की है। ठीक है जी, तो यहां तक ये हमने पूरा करवा दिया है। एक बार आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों के डाउट हैं, कौन सी बात समझ में नहीं आई है, वो आप लोग अब बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताइए जी। अच्छा, यहां एक बात ये ध्यान रखिएगा, रत्नसेन जो है बेटा, ये मन का प्रतीक है। किसका? मन का। यहां एक आध चीजें और आएंगी, जैसे सिंघल द्वीप है, सिंघल द्वीप है, सिंगल द्वीप है, ये हृदय का प्रतीक है। किसका? हृदय का प्रतीक है। बहुत बढ़िया।
नो डाउट सर, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी। हम्म। इसको दूसरी पेन से लिखता हूं, देखिएगा। पद्मावती क्या है? तो पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, या परमात्मा का प्रतीक भी कह सकते हैं। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, नोट कर लीजिएगा इस बात को भी। सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, पूछा जा सकता है यहां से प्रश्न। सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। अलाउद्दीन क्या है जी? माया का प्रतीक है, माया। हिरामन तोता गुरु का प्रतीक है। और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, शैतान। ठीक है जी। तो इतनी बातें आपको यहां से ध्यान रखनी होंगी। क्लियर हो गया है? अब एक बार बताइएगा, कोई बात नहीं समझ में आई है तो वो पूछ लेते हैं। सर कड़वक का मतलब क्या होता है? कड़वक एक शैली होती है बेटा, बस। कड़वक एक शैली है जो कि सूफी काव्य धारा की शैली है, सूफी काव्य शैली, सूफी काव्य शैली है ये। ठीक है ना? बस इन्होंने कड़वक शैली में रचना की है, इतनी सी बात है। इस श्लोक में प्रीति का अर्थ क्या है? प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। सर मुझे ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया। इस, क्या है ये? आंसर क्वेश्चन कराएंगे, सब कराएंगे बेटा, हाँ अभी कराएंगे। किसका नाम लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं? हिंदी ग्रामर कब से शुरू होगा? अभी पढ़ाने दो, सब बताएंगे। ग्रामर भी लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन सब नहीं करवाएंगे सर। इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? मुझे यह बेटा 2-3 नंबर का आएगा। मुझे यह नहीं समझ आया, कृपया फिर से बता दीजिए, कौन सा नहीं समझ में आया बेटा? स्पष्ट सीधी सीधी पंक्ति में लिखा है कि कवि जायसी कहते हैं, ये तो यहाँ मैं इससे पहले समझा चुका था, यहाँ समझाना ही कुछ नहीं था, मैंने तो सीधे पढ़ा था ये, कि कवि जायसी कहते हैं कि काव्य को रचकर सुनाया है, काव्य को रचकर सुनाया है, तथा जिसने जिसने भी इस काव्य को सुना है उसी ने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है। इस महाकाव्य को मैंने रक्त रूपी लेई से, लेई होती है ना, तो रक्त रूपी लेई से जोड़ा है और अपने आंसुओं से इसकी गाढ़ी प्रीति को भिगोया है। मैंने अपने मन में यह विचार करके इस ग्रंथ को लिखा है कि कदाचित दुनिया में मेरी यही निशानी बाकी रह जाएगी। कहाँ है वह रत्नसेन जैसा, कहाँ है वह तोता जो अद्भुत बुद्धि वाला था, कहाँ है वह सुल्तान अलाउद्दीन, तथा कहाँ है। ठीक है जी, यहां तक की बात हो गई क्लियर। आगे देखिएगा जी। मुझे ये वाला बता दिया मैंने। लव यू गुरु जी। व्याख्या को नोट करना है सर जी। बेटा लिखने की वैसे तो खास जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन बस मैं तो इतना कहूंगा कि आप 3-4 बार व्याख्या को पढ़ लो। जैसे एक आध बार आज पढ़ लिया, फिर 2-4 दिन बाद पढ़ लेना, फिर 10-15 दिन बाद पढ़ लेना, इस तरीके से आप गैप गैप में इसको 4-5 बार पढ़ लेना, बस इतना करना है। भावार्थ का नोट लिख लें, बता दिया वही मैंने। हिंदी का डीपीपी में फुल मार्क्स लेता हूं सर जी, बहुत बढ़िया। रउआ बड़ी नीक पढ़ावेली सर जी, मतलब आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हो जी। पद्मावती रानी कौन था? कौन था कैसे कौन थी? रानी थी एक, इसकी पात्र हैं, बस इतना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब देंगे? अभी दूंगा बेटा, चैप्टर खत्म होने के बाद। समय हमेशा सेम पैटर्न रहेगा, आप जैसा हिंदी पढ़ता है ना, मजा आ जाता है। इस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे? 4th लाइन यहां तक तो हो गया था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर अब हम पोल शुरू करते हैं इस चैप्टर का। देखिएगा, कड़वक के कवि हैं नाभादास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और भूषण। हम्म। कड़वक के कवि कौन है जी? कड़वक के कवि कौन है बताइएगा। कड़वक रचना के कवि कौन हैं? कतई जहर पड़ायनी सर, ऐसा कुछ था।
तो कड़वक के कवि कौन है जी? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। विकल्प संख्या सी इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं आप लोगों ने उत्तर दे ही दिया होगा। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। जी ये सूफी कवि हैं, भक्त कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बोलिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी क्या हैं? मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? बताया था ये भी आपको कि ये मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं। वैसे तो ये भक्त कवि भी हैं, भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, भक्त कवि भी हैं, लेकिन बेटा इनमें से भी अगर एक विकल्प चुनना हो ना तो हम सूफी कवि ही चुनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेहतरीन। आगे देखिएगा, पद्मावत के कवि कौन है? पद्मावत के कवि कौन है? नाभादास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, नंददास हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाब देंगे। पद्मावत के कवि कौन है? जल्दी से बोलो। बाकी बेटा इसके बाद वाली जो क्लास है, जो थर्सडे को होनी है, वो तो लाइव होगी, लेकिन उसके बाद से एक छोटा सा निवेदन मेरा आप सभी से है कि उसके बाद की जो क्लासेस रहेंगे ना, जो यानी कि नेक्स्ट के 2 वीक की क्लासेस, नेक्स्ट 2 वीक की जो क्लासेस होंगी बेटा मेरी, वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। वो आपको बेटा रिकॉर्डेड मिलेंगी। दरअसल मुझे किसी विशेष कार्य से, बहुत अर्जेंट कार्य से गांव जाना पड़ रहा है, तो मैं अगले 2 वीक की क्लासेस को, 4 क्लासेस होंगी, उन्हें मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। उसके बाद बेटा मैं लगातार 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 लाइव क्लास ही लूंगा, ठीक है ना। ये हाँ, ये मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बैच अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, तो आप लोग मेरे साथ उतना सहज नहीं हुए थे। थोड़ा सहज हो गए होते तो आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करते इस बात पर कि यार सर रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, ये तो गलत है। तो हालांकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि मुझे जाना आवश्यक है। इस कारण से मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं क्लास ही ऑफ करूं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही। हाँ सर, आपका गांव कहाँ है? मैं बेटा उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में नैनीताल जिला पड़ता है, वहां से हूँ। कतई जहर पढ़ाते हैं आप, इस जहर को खा मत लेना आप। हाँ कोई बात नहीं सर। हाँ आपका शादी है, अरे पिछले वाले बैच में भी ऐसा ही, तुम वही तो नहीं हो पिछले ही बैच वाले, अभी प्रतिभा 1.0 और वो गौरव 1.0 वाले, वहां बच्चों ने पीछे पड़ गए बच्चे। सर क्या शादी वादी है क्या? कहाँ जा रहे हो सर? 2 हफ्ते के लिए? अरे तो क्लास तो करवा के ही जा रहा हूं तुम्हारी। हम्म। हम्म। देखिएगा, पद्मावत के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है बेटा। विकल्प संख्या 20 में सही है, और आप लोग प्लीज नाराज मत होइएगा। मैं उसके बाद की सारे सेशंस लाइव ही लूंगा बेटा। जाना आवश्यक है, अन्यथा नहीं जाता। जाना आवश्यक है बेटा, अन्यथा मैं नहीं जाता। जी विकल्प संख्या 20 में सही है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न कि फूल मरे पे मरे न बासु, ये आई थी ना पंक्ति, इसका क्या अर्थ है? फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाती है, फूल के मरते ही सुगंध समाप्त हो जाती है, फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है, और मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है, और इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बोलो, कौन सा विकल्प सही होगा? फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मरे पे मरे न बासु। फूल मरे पे मरे न बासु, इसका क्या मतलब होगा बेटा? कि फूल ये देखिएगा, फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाती है, क्या ऐसा इसका अर्थ होगा? ये तो कदापि नहीं हो सकता कि फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाती है, क्या? नहीं भाई, फूल मर जाता है लेकिन उसकी वास, उसमें जो
खुशबू है वो नहीं मरती। फूल क्षणिक है लेकिन उसकी सुगंध शाश्वत है, ये बात भी ठीक है। और मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है, मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है। देखिएगा ये विकल्प और ये विकल्प में खास दिक्कत नहीं है, दोनों ही विकल्प एक तरीके से ठीक है। अभी चेक कर रहा हूं बेटा, डाउट सेक्शन अभी अभी चेक कर रहा हूं, ये दोनों ही विकल्प एक तरीके से ठीक हैं, परंतु बिहार बोर्ड में मुझे जो लगता है कि वो फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है, वो इसी वाले अर्थ को मान के चलेगा। मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है, ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन ये सीधा सीधा अर्थ ही आपसे जानना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाले को हम सही कर सकते हैं। मैं ऐसा कदापि नहीं कह रहा हूं कि सी बिल्कुल गलत है। मलिक मोहम्मद जायसी की, अच्छा इसका आंसर मैंने चेक नहीं किया, बी। आगे देखिएगा, सी भी इस वाले में, इससे पिछले वाले प्रश्न में सी भी लगभग लगभग ठीक ही था। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, किस शाखा के कवि हैं बताइएगा। बाकी बेटा कुछ दिन जब रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी तो मैनेजमेंट को परेशान नहीं करना कि क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही लाइव क्लास। तो मैंने बता दिया आपको पहले से ही कि लाइव क्लास ना होने का क्या कारण है, मैं उपलब्ध नहीं हूं कुछ दिन। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो बेटा ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि, देखिएगा प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो हम कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अच्छा पिछले वाले का आंसर चेक नहीं किया मैंने, ए 68%, ठीक है जी। अगला देखिएगा, प्रेम की पीर के कवि कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रेम की पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, नाभादास हैं, सूरदास हैं, कबीर दास हैं। प्रेम की पीर के कवि कौन है? जल्दी से बोलो, प्रेम की पीर के कवि कौन हैं? प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो आप कहेंगे कि जी प्रेम की पीर के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अखरावट, अखरावट किन की रचना है? अखरावट किन की रचना है? कबीर दास जी की, रहीम दास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, या फिर सूरदास की? बोलिए, अखरावट किसकी रचना है? चित्ररेखा, अखरावट, मसलानामा, आखिरी कलाम, पद्मावत, ये सारी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की ही हैं। विकल्प संख्या सी इसमें सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं कितने बच्चों ने सी उत्तर दिया है। 92%, बहुत बढ़िया। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी आंख की तुलना किससे करते हैं? बोलिए, मलिक मोहम्मद जायसी अपनी आंख की तुलना किससे करते हैं भाई? मछली की आंख से, हिरणी की आंख से, दर्पण से, या फिर कमल से? किससे तुलना करते हैं वो अपने आंख की? बोलिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी आंख की तुलना किससे करते हैं? तो आप कहेंगे सर मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी आंख की तुलना करते हैं दर्पण से। दर्पण यानी कि शीशा जो हम देखते हैं ना, मिरर। 85% बच्चों ने सही उत्तर दिया है, बहुत बेहतरीन। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा क्या है? बताया था ये भी। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, बुंदेलखंडी है, या फिर राजस्थानी है? मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा, मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा क्या है? तो आप कहेंगे कि सर मलिक मोहम्मद जायसी जी की भाषा है अवधी। कौन सी भाषा है जी? अवधी है। विकल्प संख्या ए इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मलिक मोहम्मद जायसी जी की भाषा है अवधी।
आगे अंतिम प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ये विकल्प आपके समक्ष हैं और ये दे दिया आपको पोल। सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण राम भक्ति शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, ये पूछा जा रहा है, बताइएगा किस शाखा के कवि हैं भाई? तो आप कहेंगे सर ये तो प्रेमाख्यानक काव्य के कवि हैं, प्रेम मार्गी भी इन्हें कहते हैं, और साथ ही साथ सूफी काव्य धारा के कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, यहां तक की बात हो गई। अब है बेटा लिखित प्रश्न उत्तर, इन्हें आपने खुद से पढ़ना है। ये मैं पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पूरा समझा चुका हूं, अब इनकी आवश्यकता है ही नहीं। ये देखिएगा, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। लिखित प्रश्न उत्तरों को आप बस पढ़ लेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, इनको पढ़ना आपका काम रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। और एक बार लीडर बोर्ड और चेक कर लेता हूं। सर मेरा क्लास 8 सेकंड से पीछे है, क्या करें? रिफ्रेश कर लो, आगे आ जाएगा। वैसे थोड़ा बहुत पीछे तो रहता ही है, वो एकदम लाइव नहीं रहता, थोड़ा सा पीछे रहता है। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दीजिए सर, दे ही रहे हैं यार। सर कैन वी गेट पीडीएफ ऑफ द चैप्टर एज वेल इफ पॉसिबल? कैसे चैप्टर, मतलब जो पढ़ा रहा हूं ये वाली, या फिर ओरिजिनल बुक के चैप्टर की बात कर रहे हो? ओरिजिनल बुक का चैप्टर वो बुक ले लो मार्केट से यार, वहां से मिल जाएगी, और बाकी ये वाली पीडीएफ तो यहां से मिल ही रही है आपको। पोल इज नॉट वर्किंग कर रहा है यार, थोड़ा थोड़ा कभी कभी काम नहीं करता होगा। एक पोल के बाद पोल रुक जाता है। अच्छा जी, एग्जाम पैटर्न क्या है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं विक्की कुमार के ना, कुछ समझ नहीं आया। कड़वक का मतलब क्या होता है बेटा? ये जो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा मैं संभव ही नहीं कह सकता हूं कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, ये तो पॉसिबल नहीं है यार। एग्जाम पैटर्न आगे आगे समझाऊंगा मैं आपको। बाकी ये क्लास पूरी हो गई है। कुछ समझ में नहीं आया वाले भाई साहब, आपको ये लेक्चर फिर से पढ़ना होगा। आप देर से आए हैं, आप क्लास में थे ही नहीं, अब हम क्या करें, मतलब दोबारा से पूरा समझाएं? ऐसा तो नहीं हो पाएगा यार। जो समझ में नहीं आया तो वो पूछोगे ना आप, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। तुम 12वीं के बच्चे हो, इतना बेहतरीन लेक्चर हुआ है और तुम कहोगे कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसा संभव मुझे तो नहीं। तुम्हें लगता है भाई ऐसा संभव हो कि कोई ऐसा बच्चा कोई भी क्लास में देख रहा हो और वो ये कहते कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया? क्या ये सच हो सकता है? वो शुरुआत से लास्ट तक अगर रुका हो तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा संभव है क्या? लीडर बोर्ड लो, लीडर बोर्ड, आप बताओ क्या ऐसा संभव है? जी, करण कुमार, चंचल कुमार, ऋषिकेश राज, कृष्णा कुमार, अंकित कुमार, सुरभि राय, विपिन यदुवंशी, चौरसिया मंटू और नीतीश कुशवाहा, आदित्य राज। बहुत बढ़िया, और भी काफी सारे बच्चे होंगे। हाँ, तो ऐसा संभव नहीं है यार, बिल्कुल सभी बच्चे कह रहे नो सर। देखो ये सच भी है कि लगातार पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू लेक्चर लिया है, और इतने सारे बच्चे अगर सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल क्लियर है सारे बच्चों को, तो बाकी अब कोई बच्चा देर से आएगा तो उसमें मैं क्या कर पाऊंगा? मैं ऐसे थोड़ा ना कि मैंने पेन ड्राइव दी और पेन ड्राइव लगाई और उसको आ गया, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। मैं भी तो शिक्षक ही हूं, इंसान ही तो हूं। जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू भाई, थैंक यू। इतना ही करते हैं फिर आज के इस क्लास। वीडियो कॉल भी करेंगे, बाद में करेंगे, आज की क्लास में नहीं करेंगे, फिर वीडियो कॉल भी। बाकी ये क्लास कैसी लगी ये आप लोग रेटिंग सेक्शन में जाके बताइएगा। जो रेटिंग सेक्शन होता है ना, वहां जाके बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप 5 स्टार दे सकते हैं, ठीक है। अच्छी लगने पर 5 स्टार दिया जाता है, और अगर अच्छी नहीं लगी तो तब 1 स्टार दिया जाता है। अगर अच्छी लगी हो तो वहां जाके आप 5 स्टार दे सकते हैं, जैसी भी लगी तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। कॉमेंट करके भी बाकायदा बताइएगा कि कैसी आपको ये क्लास लगी। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, रिविजन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।